जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल में सिवा एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें आपको 3 इक्वेशन दी हैं। वो 3 इक्वेशन कैसी हैं आप देखिए। इन तीनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो उन तीनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है। यानी आज हम इस तरह की इक्वेशन पढ़ रहे हैं जिसमें राइट हैंड साइड में जीरो नहीं मिलेगा, तो वो उसका जो पैटर्न होगा वो पैटर्न इस टाइप का होगा, x इक्वल टू b1। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ पर ओ था, यानी राइट हैंड साइड पे जीरो मिलता था। लेकिन आज हमें इस क्वेश्चन में जीरो नहीं मिल रहा है, तो हम उसको नाम देंगे b1। तो जिस तरह का हम आज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसका पूरा फॉर्मेट, पूरा तरीका, उसके जो मेथड रूल्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप देखिएगा यहाँ पर ए जो है गुणांक का, यानी कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे x के इनटू में जैसे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, x के इनटू में ये 3, यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, ये 7 है। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। और x क्या है? x वेरिएबल है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ध्यान से, तो x y z हमको वेरिएबल दिया है। तो कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में होता है वो, तो हम x y z लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जो b1 है, b1 हमारी तीनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड का पोर्शन है, जैसे -3, -2 और 7। अब यहाँ 3 कंडीशंस बनती हैं प्यारे बच्चों। एक तो रैंक ऑफ ए और एक रैंक ऑफ बी, मतलब इसमें 2 मैट्रिक्स रहेंगे। एक मैट्रिक्स ए रहेगा और एक मैट्रिक्स बी रहेगा। बी जो मैट्रिक्स होगा वो संवर्धित आव्यूह, यानी कि एक्सटेंडेड मैट्रिक्स, यानी विस्तार आव्यूह होगा। और ये हमारा एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। अगर ऐसा होता है कि मान लो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी इक्वल हो और यूपी के बराबर ना हो, यूपी से यहाँ पर मेरा मतलब ये है अननोन प्रॉपर्टीज, यानी कि अज्ञात राशियां। अज्ञात राशियां इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे x y z है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम फिर से एक बात को दोहरा देते हैं, अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी इक्वल है, तो वो जो इक्वेशंस आपको दिए हैं वो कंसिस्टेंट होंगे, यानी कि संगत होंगे, और वहां पर मैनी सॉल्यूशन निकलेगा। अगर वो यूपी के बराबर नहीं है, यहाँ पर यूपी का मतलब क्या बताया गया है? अननोन प्रॉपर्टीज, यानी कि अज्ञात राशियां प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन जो केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 में ऐसा भी हो सकता है कि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी के बराबर ही ना हो। इस कंडीशन में जो इक्वेशंस आपको दी रहेंगी बोर्ड के ऊपर, है ना, ये क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन पेपर में आप उन इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, यानी कि असंगत बोलेंगे। और जब इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस आती हैं, असंगत आती हैं, तो इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन, यानी यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और हमें आगे कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे हम। अब तीसरी और इम्पोर्टेंट कंडीशन, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अक्सर एग्जामिनेशन में इस तरह की कंडीशन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी और यूपी तीनों इक्वल हो, है ना। तीनों इक्वल हो तो इक्वेशन दी गई कंसिस्टेंट हो जाएंगी और सॉल्यूशन निकलेगा यूनिक। यूनिक मतलब अद्वितीय, यानी उसके सिवा और कोई सॉल्यूशन उसका होगा ही नहीं। तो ये तीनों कंडीशंस यहाँ लिखी रहेंगी आपकी सुविधा के लिए। अब हम क्वेश्चन को सबसे पहले उतारते हैं और हमेशा की तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा आप ध्यान से, हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। हमें गिवन करके उन इक्वेशंस को उतार लेना चाहिए जो हमें दी होती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या दिया है? हमको दिया है x + y + z इक्वल टू -3। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी है हमारी 3x + y - 2z इक्वल टू -2, ठीक है प्यारे बच्चों। और तीसरी इक्वेशन आप देख रहे होंगे बोर्ड के ऊपर, यहाँ पर है आपका 2x + 4y + 7z और इक्वल में दिया है 7। ये हमें एक सिस्टम दिया है इक्वेशंस का, जिसको हम हिंदी में निकाय भी बोलते हैं। अब हमने पहचान लिया कि हमारा जो क्वेश्चन है वो x = b1 टाइप का है। तो जब हमने पहचान लिया और a के बारे में जान लिया, x के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली और b1 के बारे में भी हमें पता चल चुका है, तो हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए, है ना, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ लिख देंगे विच इज लाइक, है ना, विच इज लाइक एज, यानी ये जो सिस्टम या समीकरणों का निकाय हमें दिया वो कैसा है? वो x = b1 की तरह है। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर, यहाँ इंप्लाइज लगाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ लिख देंगे ax = b1। अब जैसा कि हमने बताया था कि जब हम इसको पहचान लेंगे उसके बाद फिर ये लिखेंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं विस्तार आव्यूह, यानी कि एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हम यहाँ पर क्या लिखने आ रहे हैं प्यारे बच्चों, आप देखिएगा, हम ये लिख देंगे एक्सटेंडेड, है ना, एक्सटेंडेड मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी ए का विस्तार आव्यूह, यानी संवर्धित रूप। तो वो होता है b = a सल्टेड b1। तो हम यहाँ पर इंप्लाई लगा देंगे प्यारे बच्चों,
और यहाँ लिख देंगे b इक्वल टू होता है हमारा a सच दैट b1। इतना लिखने के बाद इनके अंदर जो वैल्यूज आना चाहिए वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। आप देख पा रहे होंगे a क्या था, a है हमारा 1 3 2 1 1 4 1 -2 और 7, ये हमारा a होता है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गया 1 3 2 और ये हो गया 1 1 4, ये हो गया 1 -2 और 7। ठीक है, फिर सच डेट लगाकर हम यहाँ पर b1 लिख देंगे। b1 क्या है, -3 -2 और 7, यहाँ लिख देंगे हम -3 -2 और 7, ये हमारा b1 हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है प्यारे बच्चों, विकर्ण यानी कि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो करने होते हैं। यहाँ पर विकर्ण यानी कि डायगोनल क्या है, 1 1 और 7, इसके नीचे की जो एलिमेंट देख पा रहे हैं 3 2 4, इसे हमें जीरो करना है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ऑपरेशन मेथड के द्वारा आप इनको बड़ी आसानी से जीरो कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, ये रो 1 है, हम क्या करेंगे, रो 1 में 3 का इंटू कर देंगे, है ना, रो 1 में, इस पूरी रो 1 में 3 का इंटू कर देंगे और उसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। यानी कि यहाँ पर 3 का इंटू करके हम R2 में से R1 को माइनस कर देंगे। इसी तरह से हम रो 1 में 2 का इंटू कर देंगे और R3 में से R1 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 मिलेगा। हालांकि कुछ और इफेक्ट भी होंगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम लिख देंगे, हमने आपको खास बात बता दी प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आप देखिएगा, है ना, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, रो 2 में ऑपरेशन लगाएंगे पहले हम, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया R2, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, R2 माइनस आप लिखेंगे यहाँ पर 3R1, यानी R1 में 3 का इंटू करेंगे और R2 में से R1 को माइनस कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह से कॉमन लगा के हम R3 में जो ऑपरेशन लगाने वाले हैं वो भी लिख देते हैं। R3 में क्या हो रहा है, हम रो 1 में 2 का इंटू करेंगे प्यारे बच्चों और R3 में से R1 को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, मतलब रो 1 में हम 2 का इंटू कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2R1। इस तरह से हमारे कुछ जीरो आना चालू हो गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम जितने ज्यादा जीरो ला सके उतना अच्छा रहता है। अब आप देखिए, हमने यहाँ एम्प्लॉय लगा दिया है और फिर इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट का साइन, यानी कि समतुल्यता का साइन। ये साइन ये दिखाता है कि अगर हम कोई ऑपरेशन लगाकर रो या कॉलम को बदल रहे हैं तो उसका उल्टा ऑपरेशन करके हम वापस उसको ला सकते हैं। ये साइन इसको दिखाता है, इसको बोलते हैं हिंदी में सममिति का साइन, या कह सकते हैं इक्विवेलेंट का साइन, है ना। इस तरह से हम इस चिन्ह का मतलब हम समझ चुके हैं। ये हम क्यों लगा रहे हैं, हम इक्वल भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑपरेशन जब लगाते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है। तो आपने देखा कि R2 और R3 हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि R1 तो हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो R1 जैसा है वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। देखिए, आप ध्यान से देख लीजिए अच्छे से, और सच डेट कर यहाँ माइनस का 3 था, -3 वापस लिख देंगे। अब समय आ गया है ऑपरेशन लगाने का। R1 में 3 का इंटू हो गया है, ये हमारे दिमाग में प्रोसेस चलती रहेगी प्यारे बच्चों। यहाँ 3 है, 3 में से 3 गए, कितना बचेगा, यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ 3 हो गया, 1 में से 3 गए, कितने बचेगा, यहाँ पर बचेगा -2। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 हो गया है, तो -2 में से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5, है ना, कितना होगा, -5 क्यों हो गया, आप समझ ही रहे होंगे अच्छी तरीके से। ये -2 है और ये 3, जब हम माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। अब इस 3 का इंटू यहाँ पर भी हो रहा है, तो -9 हो गया, तो -2 प्लस का 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा सच डेट के बाद प्लस का 7। क्यों हो गया प्लस का 7, क्योंकि माइनस का 9 है, तो -2 और प्लस का 9 कितना दे देगा हमको, 7 दे देगा। अब यही प्रोसेस हम R3 वाले पोर्शन में देखते हैं। हम यहाँ पर 2 का इंटू कर रहे हैं और R3 में से R1 को माइनस करेंगे। जब यहाँ 2 का इंटू होगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ 2 का इंटू हुआ, 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2 बचे। ठीक है प्यारे बच्चों, 4 में से 2 गए तो 2 बच गए, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 7 में से 2 गए, कितने बचे, 5 बचे, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप देखिए, इस 2 का इंटू यहाँ पर हो रहा है, तो माइनस का कितना हो गया, 6। लेकिन आप माइनस क्यों कर रहे हैं, यानी R3 में से R1 को माइनस कर रहे हैं, तो 7 और 6 कितने हो जाएंगे, 13। कितना हो जाएगा, 13। अब आप बड़ी अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे बोर्ड पर कि अगर हम रो 3 में रो 2 को जोड़ दें, ऐड कर दें, तो देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। हालांकि यहाँ पर 20 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 करना है प्यारे बच्चों। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम R3 में R2 को ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर R3 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं,
R3 प्लस R2। यहाँ हमने इम्प्लाई लगाया, ये B और ये इक्विवेलेंट का साइन चल रहा है तुल्यता का। देखेंगे यहाँ 1 1 1 सच दैट -3 बढ़िया चल रहा है। ये हो गया 0, ये हो गया -2, ये हो गया -5 और ये हो गया 7। जैसा कि हमने बताया था R3 में R2 को जोड़ना है, तो जोड़िए। यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, सच दैट 13 प्लस 7 कितना हो जाएगा 20। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें क्या करना था, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 करना था। देखिए ये डायगोनल भी चल रहा है, इसके नीचे के एलिमेंट 0 हो गए। अब होता क्या इस तरह के क्वेश्चन में, वो आप देखना, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये वाला पोर्शन A है और ये पूरा सिस्टम B है, तो हम यहाँ पर A की रैंक निकालेंगे और B की रैंक निकालेंगे। तो आप देखना यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज क्लियर दैट रैंक ऑफ ए कितनी होगी, यहाँ पर 2 होगी। क्यों 2 होगी, मैं आपको शॉर्ट का तरीका बता देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर रैंक वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है। रैंक की प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है, लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं तो एजेंट से देते हैं कि आप दिमागी प्रोसेस को सॉल्व कर सकेंगे। आप देखिए कैसे, ये आपका ए है, इसकी जो आखिरी वाली रो है वो पूरे 0 है। जब ऐसा होगा तो उस मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन जब बी की बात करेंगे तो बी पूरा है, तो देखिए आप पूरा 0 नहीं है, यहाँ पर 20 है, इसका मतलब इसकी रैंक कितनी होगी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ बी कितना हो गया आपका 3। प्यारे बच्चों, आपके लिए कुछ फार्मूला यहाँ पर लिखे गए थे, कुछ की पॉइंट लिखे गए थे। देखिए क्या 2 3 के इक्वल होता है, नहीं होता ना, इसका मतलब ये वाला फार्मूला यहाँ पर लग रहा है। ठीक है ना, रैंक ऑफ ए इक्वल नहीं है रैंक ऑफ बी के, यानी कि जो इक्वेशन हमको दी गई है वो इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत हैं, और असंगत होने की वजह से नो सॉल्यूशन यानी कि यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं, यहाँ पर यहाँ इम्प्लाई लगा देंगे, आप यहाँ लिख देंगे कि रैंक ऑफ ए किसके इक्वल नहीं है, रैंक ऑफ बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, और इतना करने के बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर दैट द गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, यानी कि हमें जो समीकरण दी गई है वो असंगत है ना, और असंगत होने की वजह से यहाँ पर नो सॉल्यूशन यानी कि यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, इसका कोई हल नहीं निकलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।